जब भी हमारे देश में डेवलपमेंट की बात होती है तो हमारे ध्यान में दो गवर्नमेंट का नाम आता है, कांग्रेस और बीजेपी। उसके बाद ध्यान में आता है हाईवेज, बड़े बड़े रोड्स और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा ही कुछ हम लोग सोचते हैं, पर असल में आज भी हमारे देश की हालत कुछ ऐसी है। अब जब भी हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है तो सबसे पहले लोगों का ध्यान सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जाता है। एक तरफ कांग्रेस जो कहती है बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, ऊपर से हजारों करोड़ रुपए खा गए। वहीं पर बीजेपी कहती है कि जितनी गंदी हालत में कांग्रेस सरकार ने हमें 2014 में देश दिया, उतनी खराब हालत में तो कोई अपने दुश्मन को भी ना दे। और बीजेपी का ये भी कहना है कि इतने खराब हालत में देश दिया गया कि इसे ठीक करने में ही 10 साल निकल गए। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ। बीजेपी के निर्मला सीतारमण सांसद के अंदर इंडियन इकोनॉमी पे एक व्हाइट पेपर शो करती है और कहती है कि कांग्रेस ने हमारे देश का बुरा हाल कर रखा था और जो हमारे देश के अंदर आधा से ज्यादा दिक्कत है वो कांग्रेस की वजह से है। और बात ये है कि इन दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाती है और ऐसा करते करते 5 साल खत्म हो जाता है और फिर से चुनाव का वक्त आ जाता है और फिर से इन दोनों पार्टी लोगों से न जाने कितने झूठे वादे करते हैं और कई सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। पर एक्चुअल में सच कुछ और ही है जो आज तक आपको ओपनली बताया ही नहीं जाता, हमेशा आपसे छुपाया जाता है। इसीलिए आज हम एकदम डिटेल में जानेंगे 2014 यानी मोदी गवर्नमेंट आने से पहले हमारे देश का हाल क्या था और 2014 से 24 तक मोदी गवर्नमेंट ने एक्चुअली में क्या काम किए और इकोनॉमी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर दोनों गवर्नमेंट ने क्या और कितना काम किया उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को किसी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि एक इंडियन नागरिक के तौर पर देखने की कोशिश करना, ताकि आपको समझ में आ पाए कि देश के अंदर एक्चुअली में चल क्या रहा है। एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। और फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने कह दिया है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ए करप्ट। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है। आज गांव गरीब मजदूर किसान दुखी है। अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं है। करंटली हमारे देश के अंदर आखिर चल क्या रहा है, उस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर हमारी इकोनॉमी पहले कैसी दिखती थी। अगर हम आजादी से पहले की बात करें तो 1700 में हमारी कंट्री का वर्ल्ड इकोनॉमी शेयर था वो था 22.6% और 1952 आते आते ये कम होकर 3.8 पर आ जाता है। पर जब हमारे देश को आजादी मिलती है तो हमारे देश के अंदर ये दो चीजें होती है। सबसे पहले रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और दूसरी चीज होती है बड़े बड़े स्टेट ओन इंटरप्राइजेस है, उनकी स्थापना होती है। मगर जब 1960 का टाइम आता है तो हमारे देश की इकोनॉमी स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये 3 बड़े इवेंट्स होते हैं, जिसमें पहला इवेंट्स होता है साल 1962 के अंदर जो कि था इंडो चाइना वॉर। दूसरा इवेंट होता है 1965 से लेकर 1966 के बीच में जो होता है इंडो पाक वॉर। और तीसरा इवेंट ये था कि 1965 के अंदर हमारी कंट्री में बहुत जगहों पर सूखा पड़ता है और 1960 में हमारा देश ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस से जूझ रहा था। लेकिन जब हम 1970 में इंटर करते हैं, क्यों? क्योंकि 1970 के अंदर जो हमारा इंडियन रुपीस था उसकी डिवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाती है और ये बढ़ कर 57% पर चली जाती है। और 1970 के टाइम पर हमारे देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। इसकी वजह से साल 1975 के अंदर हमारे देश के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। इन सभी चीजों की वजह से जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी शेयर था वो अब 3.8 से गिरकर 2.9% पर आ जाता है। अब 1970 में ये जो जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही थी इन सबको सोल्व करने के लिए 1980 के अंदर काफी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो जो प्राइस कंट्रोल है उनको हटाया जाता है। काफी सारे फिजिकल रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। जो पब्लिक सेक्टर है उसको भी पूरे तरीके से बदला जाता है। जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है उन्हें भी कम करा जाता है और हमारे देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनके लिए एक डी लाइसेंसिंग शुरू करी जाती है। मतलब पहले बहुत सारे लाइसेंस चाहिए होते थे लेकिन उस चीज को धीरे धीरे कम करा जाता है। अब ये जो चीज 1980 के दौरान कांग्रेस गवर्नमेंट ने करी, इसकी मदद से हमारी देश का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 5.7% पर पहुंच जाता है। लेकिन जब फिर दोबारा से 1990 का टाइम आता है तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को कई सारे एक्सटर्नल शॉक्स लगते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज होती है कि सोवियत यूनियन का बंटवारा हो जाता है। दूसरी चीज इराक और कुबेर की वॉर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी देश की जो करंट अकाउंट डिफिसिट थे वो और ज्यादा बढ़ने
शुरू हो जाते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि हमारी जो गवर्नमेंट थी वो अनसस्टेनेबल गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही थी, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक क्राइसिस आ रहा था 1991 के अंदर। अब जब हमारे देश में ये सब कुछ हो रहा था तो साल 1991 के अंदर हमारे देश के उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह नए इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, जिसमें पहली जो चीज करी जाती है वो था कि कॉम्प्लेक्स रूल और सिस्टम है उन सारी चीजों को हटाया जाता है। फिर जो दूसरी चीज करी जाती है वो ये कि जितनी भी स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस हैं उनको कम करके प्राइवेट करने पर फोकस किया जाता है। और फिर जो तीसरी चीज करी गई वो ये कि जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं उनको ये परमिशन मिल गई है कि वो इंडिया में आकर अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकती है। अब देखो, इससे पहले कि हम ये समझे कि साल 2014 से लेकर 2024 के बीच में क्या क्या हुआ, हमारा ये समझना बहुत जरूरी है कि उससे पहले यानी कि साल 2000 से लेकर 2014 के बीच में क्या क्या चीजें हुई। तो देखो, हमारा देश साल 2000 की शुरुआत में ही इकोनॉमिक मोमेंटम पकड़ा, जहाँ पर कुछ की मेजर को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले जो आता है वो था सर्व शिक्षा अभियान। इस चीज के ऊपर फोकस किया, हमारे देश के हर एक बच्चे को एजुकेशन दी जाए। फिर दूसरी जो चीज करी गई वो था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी कि जितने भी रूरल एरियाज है वहाँ पर हेल्थ केयर को प्रमोट किया जाए। फिर तीसरी चीज जो आती है वो था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जहाँ पर इस चीज पर फोकस किया गया कि जितने भी रूरल एरियाज के अंदर लोग रहते हैं उनको भी काम मिलना शुरू हो। अब ये सब चीजें हमारे देश में चली रही थी कि साल 2008 के अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। अब ये 2008 का ग्लोबल क्राइसिस था, इसकी वजह से हमारे देश की जो बैड डेब्ट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। इनफैक्ट जो हमारा बैड डेब्ट रेशियो था वो डबल डिजिट में पहुंच जाता है 11.2 पर। मगर इसके बाद 2009 से 2024 के बीच में जो होता है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है, क्योंकि इस पीरियड के दौरान हमारी इकोनॉमी को स्पीड से ग्रो करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही लूज फिजिकल पॉलिसी लॉन्च की, जिसकी वजह से हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता जाता है। एक बार इस चार्ट को ध्यान से देखो, इसमें क्लियरली दिखता है कि साल 2005 से लेकर 2012 के बीच में हमारी गवर्नमेंट का जो डेप्थ था वो बहुत ही स्पीड से ऊपर जाता है। और ये जो ग्रोथ थी ये सारी की सारी ग्रोथ उधार के पैसों से करी गई थी, जिसकी वजह से एक और प्रॉब्लम आती है और वो था इन्फ्लेशन। साल 2009 से लेकर 2014 के बीच में हमारे देश का जो इन्फ्लेशन रेट था वो डबल डिजिट पर पहुंच जाता है। इनफैक्ट आपको इस चार्ट में भी दिख रहा होगा कि साल 1987 से लेकर 2013 के बीच में हमारे देश का जो इन्फ्लेशन रेट है वो डबल डिजिट के बीच में घूम रहा था। फिर साल 2013 के अंदर जो हमारा इंडियन रुपीस था वो भी क्रैश कर जाता है। आप इस चार्ट में देख सकते हो कि साल 2014 से लेकर साल 2019 के बीच में जो हमारा इंडियन रुपीस था वो हर साल 5.9 के रेट पर वैरी किया है। देखो, ये तो हो गई 2014 से पहले की बात है, लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ उस चीज को समझने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स की बेसिस पर दोनों गवर्नमेंट को कंपेयर करेंगे, जिसमें जो पहली चीज बनती है वो है जीडीपी। अब मार्च 2023 के हिसाब से हमारे देश का जो जीडीपी था वो था 1,60,000 करोड़, और मार्च 2014 के अंदर यानी कि कांग्रेस के टाइम पर हमारे देश की जो जीडीपी थी 98 लाख करोड़। अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो मोदी गवर्नमेंट के अंदर पिछले 9 सालों में हमारे देश की इकोनॉमी 63% से बढ़ी है। लेकिन अगर हम 2005 से लेकर 2014 में यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर जीडीपी की ग्रोथ रेट देखें तो वो था 97%। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा कि दोनों गवर्नमेंट ने 9 साल के अंदर ऑलमोस्ट इक्वल जीडीपी रिजल्ट लाकर दिए हैं। इनफैक्ट अगर हम यूपीए गवर्नमेंट का एनडीए गवर्नमेंट से एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट देखे तो वो ज्यादा है। जहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट का एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 5.7% है, वहीं यूपीए का था 6.8%। लेकिन अगर हम सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है उसकी बात करें तो मोदी गवर्नमेंट के यूपीए गवर्नमेंट से बेटर काम किए। क्यों? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के दौरान जो इन्फ्लेशन था वो एवरेज किया है 5.8% पे, लेकिन मनमोहन सिंह के टाइम पे जो एवरेज इन्फ्लेशन था वो था 8.8%। इनफैक्ट अगर हम फॉरेन रिजर्व्स की बात करें तो इसमें भी मोदी गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि जहां पर मई 2014 के अंदर हमारे फॉरेन रिजर्व थे $313 बिलियन, वहीं पर मई 2023 के अंदर ये बढ़कर पहुंच जाता है $589 बिलियन, जिसके कारण हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जब भी किसी कंट्री की ग्रोथ देखी जाती है तो इस चीज को देखना बहुत जरूरी है कि आखिर वो ग्रोथ कितनी एक्सक्लूसिव हुई है। पर ये कैसे पता लगता है? तो देखो, ये पता लगता है जब हम उस सेक्टर की ग्रोथ देखते हैं
जहाँ पर हमारे देश की मैक्सिमम फोर्स एम्प्लॉयड है, जो कि हमारे देश के अंदर है एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे देश की 45.6% जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो दोनों ही गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट इक्वल परफॉर्म किया है। पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जो जीडीपी होता है वो होता है कि ओवरऑल फिनिश गुड का जो अमाउंट है वो कितना निकल कर आया, लेकिन वो एक सही फैक्टर नहीं है ये देखने के लिए आखिर देश कितना ग्रो किया, क्योंकि इस चीज से एक बहुत ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग मिलती है। दरअसल इसका रीजन ये है कि मान लो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो प्राइस है वो 10 रुपए से बढ़ गया, तो हो सकता है कि अगर ओवरऑल उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रोडक्शन ना बढ़ी हो तब भी जो जीडीपी है उसके अंदर 10% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है उस ऑब्जेक्ट का प्राइस बढ़ गया है। इसीलिए एक्चुअल ग्रोथ को मेजर करने के लिए कई सारी और चीजों को देखना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमारा जो एवरेज इंडियन है आखिर उनकी इनकम कितने से बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट लेवल के साथ क्या क्या हुआ है, जो इन्फ्लेशन है आखिर वो कितने कंट्रोल में है, हमारे देश में गरीबी और इनइक्वालिटी को लेकर क्या क्या किया गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज है उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है। तो देखो इस चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए सबसे पहले समझ जीडीपी पर कैपिटा, जिसका मतलब ये बताता है कि जो ओवरऑल जीडीपी है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करने पर पता लगेगा इंडिविजुअल का कितना बड़ा है जीडीपी में। तो अगर हम 2014 की बात करें तो उस टाइम पर हमारी पर कैपिटा जीडीपी थी 78,348 रुपये, जो कि 2023 में बढ़कर 1,16,216 रुपये तक बढ़ जाती है। मतलब जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पिछले 9 सालों के अंदर हमारी इकोनॉमी 63% से ग्रो करी है, वो एक्चुअल में वो 63% नहीं है, वो है 47%। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये आरबीआई का डेटा है। अब देखो किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो दोनों ही गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया है। इनफैक्ट आज भी अगर आप देखोगे तो हमारी गवर्नमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम इंडिया में ही बनाएं। और अगर आप 2014 से लेकर 2024 के बीच में भी देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें काफी ग्रोथ आई है। नए नए मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है उनके लिए गवर्नमेंट ने 22,137.95 करोड़ का बजट भी लोकेट किया है। और आज अगर आप देखोगे तो कई सारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि उनका टाइम भी बचे और उनके पैसे भी सेव हो। अब इन सारी चीजों को समझने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है वो है हमारे देश के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप देखो जब 2014 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट हमारे देश का कंट्रोल संभाला तो उस टाइम पर जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी उसको फ्रेजाइल फाइल में से एक माना जाता था, और इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। पहले तो ये था कि 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो हमारे देश में इन्फ्लेशन था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। दूसरा था हमारे देश का ग्रोथ मोमेंटम था वो ब्रेक हो चुका था। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी वो ये कि रुपीस का एक्सचेंज रेट था वो धीरे धीरे कम हो रहा था, और हमारे जो बैंक्स के एनपीए थे वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। जैसे कि अगर आप इस चार्ट को बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि साल 2002 से लेकर 2015 के बीच में जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। मतलब कि ये सारी की सारी कंपनीज बहुत ही ज्यादा लॉस में थी, पर 2015 से लेकर 2024 के बीच में इस रेशियो को काफी ज्यादा कम करा गया, ताकि हमारे देश की जो बैंक्स है उनको प्रॉब्लम न आए। आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, इसको भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो बैंक्स का कैपिटल इक्विटी रेशियो है, मतलब कि जो बैंक्स के पास पैसा है वो कितना बड़ा है, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो कंपनीज बहुत ज्यादा बैंक से लोन ले रखा था और वो एनपीएस बन चुके थे, उसको गवर्नमेंट ने कम करने के लिए उन पर काम किया। इनफैक्ट अगर आप इस चार्ट को भी ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो कंपनीज ने न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट है वो 2009 से लेकर 2014 के बीच में काफी कम कर दिए थे, लेकिन 2014 से लेकर 2024 के बीच में बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला है। और आज अगर आप देखोगे तो हमारी इंडिया की जीडीपी है वो $4.11 ट्रिलियन है, और हम लोग ओवरऑल ग्लोबल जीडीपी के मामले में इस दुनिया में 5वें रैंक पर आते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद इन्फ्लेशन को कि दोनों गवर्नमेंट के बीच में आखिर इन्फ्लेशन का क्या हाल था। अगर हम 2014 से पहले देखें तो हमारे देश का जो इन्फ्लेशन रेट है वो डबल डिजिट के आसपास ही घूम रहा था, और इस चीज का जो बहुत बड़ा कारण था वो था क्रूड ऑयल के बढ़ते हुए प्राइसेस। अगर आज आप
देखोगे तो आरबीआई का ये टारगेट है कि ये इन्फ्लेशन को कम करके 4% पर लाया जाए। पर यहाँ पर अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोगों से छुपाई जाती है। अगर आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में पेश किए गए व्हाइट पेपर देखोगे तो उसमें उन्होंने डेटा को हाईलाइट करते हुए ये कहा है कि कांग्रेस ने हमारे देश के आम आदमी का बुरा हाल कर दिया था। कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान सब कुछ महंगा हो गया। अगर आप इस डेटा को अभी देखोगे तो आपको ये चीज चार्ट में भी क्लियर दिखाई देगी। कांग्रेस की रूलिंग के दौरान जो इन्फ्लेशन रेट था वो 12.3% के ऑल टाइम हाई पे टच कर गया था। मगर यहाँ पर जो बात कंसीडर नहीं करी जाती है वो ये कि साल 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके बाद जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं और जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन आता ही आता है। चीजें महंगी ऑटोमेटिकली हो जाती है। जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस वो साल 2013 के एंड आते आते $108 पर बैरल तक पहुंच गया था। वो साल 2016 तक आते आते $40 पर बैरल पर आ जाते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली बीजेपी को काफी मदद मिलती है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। पर यहीं पर एक और चीज भी है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 2 लाख करोड़ के अनरिजर्व्ड ऑयल बॉन्ड थे वो ट्रांसफर कर दिए थे बीजेपी गवर्नमेंट को, मतलब कि मोदी सरकार को। जो कांग्रेस सरकार के 2 लाख करोड़ के अंडी ऑयल बॉन्ड थे उनको पहले सेटल करना था। तो यहाँ पर अगर टेक्निकली देखा जाए तो कांग्रेस को भी काफी अच्छी पॉलिटिकल माइलेज मिली थी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस और बीजेपी का कंपैरिजन देखोगे तो बीजेपी हमेशा ये कहती हुई आई है कि कांग्रेस ने देश का बुरा हाल कर रखा था, उसके दौरान कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। पर सच्चाई ये है कि दोनों गवर्नमेंट की रूलिंग के दौरान जो एक्चुअल फिगर है वो ऑलमोस्ट एवरेज सेम है। इनफैक्ट जो यूपीए गवर्नमेंट थी उनके दौरान जो रियल जीडीपी का ग्रोथ था वो 1% ज्यादा था एनडीए गवर्नमेंट के दौरान। एक बार आप इस चार्ट को ध्यान से देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडायरेक्टर का डेटा है। यहाँ पर आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि जो एनडीए गवर्नमेंट है और यूपीए गवर्नमेंट है उनकी ग्रोथ के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ने ऑलमोस्ट इक्वली कंट्रीब्यूट किया है। इनफैक्ट कुछ चीजों में तो जो एनडीए गवर्नमेंट का ग्रोथ रेट है यूपीए गवर्नमेंट से काफी कम भी है। तो बीजेपी गवर्नमेंट का ये कहना कि कांग्रेस की रूलिंग के दौरान हमारे देश में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये फैक्ट और फिगर के डेटा के बेसिस पर कंप्लीट तरीके से झूठ है। लेकिन यूपीए गवर्नमेंट के दौरान हमारे देश के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हुई उसके अंदर भी ये 3 मेजर प्रॉब्लम थी। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पार्लियामेंट के अंदर व्हाइट पेपर प्रेजेंट किया था उसी के अंदर इन प्रॉब्लम्स की बात करी गई है। जिसमें पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि यूपीए गवर्नमेंट के दौरान जहाँ पर एक्सपोर्ट बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहे थे, इम्पोर्ट भी उतने ही तेजी से ऊपर बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो उस वक्त पर बढ़े हुए थे, जिसकी वजह से जो एक्चुअल प्रॉब्लम आई वो ये थी कि जो हमारे देश के करंट अकाउंट बैलेंस थे वो खराब हो गए। अब यूपीए गवर्नमेंट के जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थे बहुत स्पीड से बढ़ी थी, लेकिन इनमें से ज्यादातर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डेट बेट थी, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक से लोन लिए गए थे, जिसकी वजह से जो बैंक्स का एनपीए था वो भी बहुत स्पीड से बढ़ा। और ये धीरे धीरे ये जो कंपनीज थी इन्होंने लोन ले रखा था वो अपने लोन्स के ऊपर डिफॉल्ट करने लगी। और जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आती है तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। जितने भी बैंक्स थे उनके एनपीए को बहुत ही ज्यादा रिड्यूस किया गया। आप यहाँ पर इस डेटा को देख सकते हो कि यूपीए गवर्नमेंट के दौरान जो बैंक्स के क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन एनडीए गवर्नमेंट उसको कंट्रोल में लेकर आई। और जो बैंक के ग्रॉस एनपीए थे जो कि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे बहुत बढ़े हुए थे उनको एनडीए गवर्नमेंट काफी नीचे लेकर आई। अब इसके बाद जो हमें अगली चीज देखनी है वो है दोनों सरकारों के जो फिजिकल और करंट अकाउंट का डिफिसिट था। तो यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो जो हमारे रुपीज के जो वैल्यू है वो ओवर द इयर्स काफी वीक होती चली गई और हमारे रुपीज के कंपेयर में डॉलर काफी स्ट्रॉन्ग होता चला गया। और अगर हम करंट अकाउंट डिफिसिट की बात करें तो गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि इसको जीडीपी के 1% से भी नीचे लाया जाए। पर अगर हम वक्त में पीछे जाए तो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट वो बहुत ही ज्यादा था, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो। इंक्लूडिंग बॉन्ड्स करंट अकाउंट डिफिसिट है वो कहीं पर 3% है, कहीं पर 6.3% है, कहीं पर 5.5% है। तो ये काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनडीए गवर्नमेंट ने यूपीए गवर्नमेंट से बेटर काम किया है। पर इसके बाद जो अगली चीज है वो आती है एम्प्लॉयमेंट। अब हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है और ऐसी कंडीशन के अंदर जॉब क्रिएशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बन जाती है। पर अगर आप एक्चुअल में डेटा को देखोगे तो हमारे देश के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है वो अभी तक चलता आ रहा है। इनफैक्ट 2017 से 2018 के बीच में देखोगे तो हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल थे वो ऑल टाइम हाई 45% पर आ गए थे। अब जब भी किसी
देश में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आती है तो उससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उस प्रॉब्लम का नेम है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। अब एक बार जरा देखते हैं कि इन दोनों सरकारों ने आखिर पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी को लेकर क्या क्या किया। अब अगर हम वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट डेटा को देखेंगे तो वहाँ पर इंडिया से रिलेटेड दो चीजें शो करती है, जिसमें पहली सच्चाई तो ये है कि वर्ल्ड बैंक की डेटा के अकॉर्डिंग हमारे देश में आज भी ज्यादातर लोग गरीबी के शिकार हैं। 2019 के डेटा के हिसाब से 137 मिलियन यानी कि करीब 13 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे थे जो कि पर डे के हिसाब से 46 रुपया कमाते हैं और 612 मिलियन यानी कि 61 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे हैं जो कि पर डे के सिर्फ 78 रुपीस कमाते हैं। और अगर हम वर्ल्ड इनइक्वालिटी के 2022 की रिपोर्ट देखें तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है इंडिया इस दुनिया की सबसे अनइक्वल कंट्रीज में से एक है, क्योंकि जो हमारे देश की जो टॉप 10% पॉपुलेशन है उसकी इनकम हमारे देश के 50% पॉपुलेशन के 22 टाइम्स है। आप समझ पा रहे हो कि ये कितना ज्यादा है। पर चलो इसके बाद जो अगली चीज आती है कंपेयर करने के लिए वो इजी ऑफ डूइंग बिजनेसेस। अब अगर आप 2023 की रिपोर्ट देखोगे इंडिया के अंदर जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट थे उसके लिए 2022 में इंडिया ने इस दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिक्योर करी थी। अब देखो इंडिया के अंदर जो बाहर के कंट्रीज से पैसा आता है वो दो तरीके से आता है, जिसमें सबसे पहला तरीका था ऑटोमेटिक रूट। इस रूट में होता ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको अलाउ होता है कि वो इंडियन कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करे बिना गवर्नमेंट के किसी अथॉरिटी से परमिशन लिए, जहाँ पर जो बस इन्वेस्टर होते हैं उनको RBI को बताना पड़ता है कि हम इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इतना पैसा डाल रहे हैं और इस टाइम फ्रेम के बीच में डाल रहे हैं। अब देखो ये जो ऑटोमेटिक रूट है, इस ऑटोमेटिक रूट की मदद से जो इजी ऑफ डूइंग बिजनेसेस है वो काफी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि बाहर से पैसा इंडियन कंपनीज के आता है और इंडियन कंपनीज उस पैसे का इस्तेमाल कर पाती है ताकि वो ओवरऑल ग्रो कर पाए। इनफैक्ट आज की डेट में अगर आप देखोगे तो कई सारे सेक्टर्स के ऊपर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अब जितना चाहो उतना पैसा ले सकते हो। पर इसी के अंदर जो दूसरा तरीका आता है उसे कहते हैं द गवर्नमेंट रूट। अब इसमें होता ये है अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको पहले प्रायर गवर्नमेंट परमिशन लेना बहुत जरूरी है। अब देखो ये जो रूट है ये पर्टिकुलर उन सेक्टर्स में इस्तेमाल होता है जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू होता है। अब ये भी जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर कंट्रोल मेंटेन नहीं करेगी तो काफी ज्यादा सेंसिटिव एरियाज के अंदर फॉरेन का पैसा आ सकता है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट का उन चीजों के ऊपर कंट्रोल है वो उनके हाथ से चला जाएगा। जो FDI की कैपिंग है कि बाहर से कितना पैसा आ सकता है ये कंट्रोल होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। जैसे कि आप इस डेटा को ध्यान से देखोगे तो ये क्लियरली शो करता है कि पिछले 10 से 12 सालों के अंदर हमारे देश में बाहर की कंट्री से कितना पैसा आया। और अब उस डेटा को भी देख सकते हो जो आपको क्लियरली ये बताएगा कि हमारी गवर्नमेंट कौन सी सेक्टर्स के अंदर कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ करती है। जैसे अगर आप बैंकिंग और पब्लिक सेक्टर देखोगे तो उसके अंदर 20% की लिमिट है। इंश्योरेंस देखोगे तो उसमें 74% की लिमिट है। प्रिंट मीडिया और न्यूज देखोगे तो उसमें 26% की लिमिट है। और कुछ सेक्टर जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स देखोगे तो उसमें 100% की लिमिट है। ऐसे ही अगर हम सैटेलाइट और ड्यूटी फ्री शॉप की बात करें तो उसमें भी हमें 100% की लिमिट है। जितना चाहे उतना पैसा बाहर से ले सकते हैं। तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पर्सपेक्टिव से देखे तो 2014 के बाद लिए गए ये स्टेप्स हमारे देश के लिए काफी ज्यादा पोटेंशियल साबित हुए हैं। मगर इसके बाद जो कंपैरिजन का अगला पैरामीटर्स आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब देखो जिस टाइम पर हमारे देश में ब्रिटिश का रूल था उसी टाइम पर हमारे देश में कई सारे रोड्स, कई सारे रेलवेज और बहुत सारे पोर्ट्स को डेवलप कर दिया गया था। अब यहाँ पर बहुत लोग बोलते हैं कि ये चीज ब्रिटिश अपने फायदे के लिए करी थी और इस चीज से आम आदमी को फायदा नहीं था, मगर ऐसा नहीं है। जहाँ भी ये सारी चीजें बनाई जाती है तो आम आदमी को भी काफी ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि सच तो ये है कि अगर ब्रिटिश उस टाइम पे ये सारी चीजें नहीं करी होती तो हमारा देश आज यहाँ पर नहीं होता। अब देखो होता कुछ ऐसा है कि आजादी मिलने के बाद हमारी गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया ताकि हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके। लेकिन उस दौरान बात ये थी क्योंकि हमारा देश अभी अभी आजाद हुआ है तो ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था ये काफी ज्यादा स्लो था। अब देखो हमारे देश में बात ऐसी है कि 65% ऑब्जेक्ट का ट्रांसपोर्ट है और 86% जो टोटल पैसेंजर ट्रैफिक है वो जाता है रोड्स के थ्रू। और इन सारी चीजों का
हमारे देश में जो एक्चुअल डेवलपमेंट शुरू होता है 1991 के बाद, जब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ये 2 बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, जिसमें पहला प्रोजेक्ट था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे और दूसरा प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट था उसका काम था कि वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता इन चारों सिटीज को हाईवेज के थ्रू आपस में कनेक्ट करे। और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी उसके अंडर काम ये होना था कि जितने भी विलेज थे वहाँ पर ऑल वेदर रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाए। पर यहाँ पे सवाल है कि क्या ऐसा हुआ? तो लो आप खुद ही देख लो ये हमारे देश के गाँव के रोड का हाल। पर देखो यहाँ पर एक सच और भी है, और वो सच ये है कि आज हमारे देश का रोड नेटवर्क है वो इस दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, जहाँ पर 1,36,440 किलोमीटर के तो नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे हैं, 1,76,818 किलोमीटर के स्टेट हाईवेज हैं और 59,20,539 किलोमीटर इसके बाकी रोड्स हैं। इनफैक्ट अगर इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो 2015 से लेकर 2024 के बीच जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो पब्लिक सेक्टर के ऊपर किए गए उसमें काफी ज्यादा इंक्रीज आया है। अगर आप ये वाला चार्ट भी देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा कि जो एनडीए गवर्नमेंट ने उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को काफी ज्यादा कम किया है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज किया 2014 की तुलना में। अब इसके बाद आ जाते हैं अगले पैरामीटर्स, वो चीज जिसका वादा हर एक गवर्नमेंट करती है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के मामले में देखें तो इंडिया एशिया का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इनफैक्ट हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी है वो है 1362 मेगावाट, जो कि 1947 में थी, उसे बढ़ाकर 3,95,600 मेगावाट तक पहुंच गई है। जहां पर अभी एक मेजर पॉइंट है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, मतलब कि गांव में बिजली लेकर आएंगे, लेकिन आज भी 13% ऐसे गांव है जहां पर बिजली दूर दूर तक नहीं आती है। और अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी की बात करें तो हमारा देश पूरे वर्ल्ड में 4थे नंबर पर आता है। और इस चीज को सफल बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कई सारे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च करे, मगर इसके बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हमारी जो एक्चुअल सच्चाई है वो कुछ और ही है। अब इसके बाद अगला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो है सिविल एविएशन। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो $1.86 बिलियन इन्वेस्ट करके हमारा जो एविएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर करने के ऊपर फोकस कर रही है, जहाँ पर इंडिया का ये एम है कि साल 2025 आते आते तक 220 नए एयरपोर्ट से डेवलप कर दिए जाए। अब देखो डेफिनेटली 2014 से लेकर 2024 के बीच में हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो काफी हुई है, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट मोदी गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके लिए एक अच्छा बेस होना बहुत ही जरूरी है। तो मोदी गवर्नमेंट ने 2014 के बाद काफी सारी चीजें करी है, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाती अगर उससे पहले की सरकार एक अच्छा फाउंडेशन देकर उन्हें नहीं देती। अब यहाँ पर कोई बोलेगा कि नहीं कांग्रेस तो अपने टाइम पर इन चीजों में बहुत घोटाले करे, बीजेपी है बहुत घोटाले करती है। अब यहाँ पर कोई बोलेगा कि नहीं कांग्रेस ने तो अपने टाइम पर इन चीजों में बहुत घोटाले करे, बीजेपी अभी बहुत घोटाले करती है, आज भी कर रही है। तो देखो सच तो ये है कि दोनों पार्टियां चोर है और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जहाँ पर करप्शन नहीं होता। और ये सचमुच रियलिटी है। दोनों गवर्नमेंट्स ये बोलती है कि हमने इतना पैसा यहाँ के लिए लोकेट किया, इतने पैसे का ये वाला प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन सच्चाई ये है कि कभी भी उतना पैसा उन प्रोजेक्ट तक पहुँचता ही नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि हम लोग इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हुए गए करप्शन स्कैम के ऊपर एक वीडियो लेकर आए तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। दोनों पार्टियों ने क्या क्या घोटाले करे, सारी चीजों को आपके सामने लेकर आएंगे। अब देखो बात ये है 2014 से पहले जितने भी टैक्स रिफॉर्म थे उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाते, क्योंकि कलेक्शन की गवर्नमेंट थी। तो कोई गवर्नमेंट टैक्स रिफॉर्म लेकर आती तो दूसरी गवर्नमेंट उसको नीचे पुल डाउन कर देती। लेकिन 2014 के अंदर जब मोदी सरकार बनती है तो उनके पास कंप्लीट पावर आ जाती है कि वो लोग अपने हिसाब से टैक्स रिफॉर्म को ला पाए, क्योंकि अब उनके पास कोलेशन गवर्नमेंट का कोई कॉम्प्लेशन नहीं था। अब देखो मोदी गवर्नमेंट कई सारे टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आए। जैसे पहला था जीएसटी, जिसका एम ये था कि पूरे कंट्री के अंदर जो टैक्सेशन है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। फिर दूसरी चीज ये लोग लेकर आए थे बैंकक्रप्टी कोड, जिसकी मदद से जो कंपनी की बैंकक्रप्टी थी उसका जो पूरा प्रोसेस हुआ करता था उसको इजी बनाया गया। फिर तीसरी चीज जो करी गई थी वो था डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर्स, जिससे जो हमारी लॉस मेकिंग एयरलाइंस थी एयर इंडिया उसको बेचा गया। कुछ हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो कई सालों से लॉस मेकिंग थे उनको प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया। तो इन चीजों से ओवरऑल हुआ ये कि जो गवर्नमेंट के पैसे फालतू बर्बाद हो रहे थे उनको काफी हद तक कंट्रोल
कंट्रोल करा गया। फिर एक चीज और करी गई जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स कट। 2019 के अंदर जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको काफी कम कर दिया ताकि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है वो इंक्रीज हो पाए। अब यहाँ पर कुछ लोग लड़ते रहते हैं कि कांग्रेस सरकार कम पैसा खर्च करती है, नहीं बीजेपी ज्यादा खर्च कर रही है, बीजेपी ने कम खर्च किया, नहीं कांग्रेस ज्यादा खर्च करती है। और ये सारी चीजें अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको डेटा में ये क्लियरली दिखाई देगा कि दोनों सरकारों ने ऑलमोस्ट इक्वल खर्चा किया है। और ये जो खर्चा होता है ये एक्चुअल में जीडीपी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है। तो जिस टाइम पे कांग्रेस पावर में थी, जीडीपी कम थी, तो उन्होंने उसके हिसाब से ही खर्चा किया। जिस टाइम पे बीजेपी पावर में है लेकिन जीडीपी बढ़ गई है तो उसी हिसाब से खर्चा किया जा रहा है। पर अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो दोनों सरकारों ने ऑलमोस्ट इक्वल खर्चा किया है। पर हाँ, यहाँ पर अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि किसी गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया तो किसी गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कम पैसा इन्वेस्ट किया है। अब इसी चीज को दोबारा बेटर से समझने के लिए अगले पैरामीटर्स पे आते हैं जो कि है बजट एंड पब्लिक फाइनेंस। अब यहाँ पर जो हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर व्हाइट पेपर प्रेजेंट करके ये कहा हमें जो यूपीआई गवर्नमेंट इकोनॉमी दी थी वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा डैमेज थी, मतलब बहुत ही खराब कंडीशन में हमें इकोनॉमी दी गई थी और हमें 10 साल लग गए उसी चीज को ठीक करने में। वैसे तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक डेटा की बात करी है लेकिन ये सारा का सारा डेटा एक्चुअली में हैंड पिक्ड है। मतलब कि अगर आप ये 55 पेज की रिपोर्ट देखोगे तो इस पूरी रिपोर्ट के अंदर जो इन्फ्लेशन वर्ड है वो 34 टाइम्स यूज किया गया है, लेकिन जो जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट का वर्ड है वो मुश्किल से 2 बार यूज किया गया है। और अनएम्प्लॉयमेंट के लेकर तो कहीं पर बात ही नहीं करी गई है, जो चीज क्लियरली बताती है कि जो व्हाइट पेपर है ये आधा अधूरा डेटा है, ये कंप्लीट डेटा नहीं है। अब देखो इसे थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए कुछ डेटा को देखते हैं। अब देखो एनडीए गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी थी उसका एम ये था कि डायरेक्ट टैक्स है उनको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का डेटा ये दिखाता है कि 2012 से 2013 के अंदर जो 1.25 करोड़ इंडियन टैक्स दे रहे थे अब वो नंबर बढ़कर 2.08 करोड़ पहुंच गया। इनफैक्ट जो एवरेज टैक्स एक इंडियन दे रहा था वो 91,200 रुपीज से बढ़कर 2,80,000 रुपीज पर आ गया। अगर हम इनकम टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो यूपीए गवर्नमेंट के कंपैरिजन में जो एनडीए गवर्नमेंट है उनके इनकम टैक्स कलेक्शन काफी ज्यादा है। लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन की बात करी जाए तो जीडीपी के कंपैरिजन में एनडीए गवर्नमेंट के कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन है वो यूपीए गवर्नमेंट से काफी कम है। क्योंकि जहाँ पर यूपीए गवर्नमेंट के अंडर ये नंबर 3.5% ऑफ जीडीपी था वहीं आज एनडीए गवर्नमेंट के अंडर ये गिरकर आया है 2.8% ऑफ जीडीपी। अब देखो इस रेवेन्यू मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी से एक्चुअली में हुआ ये कि जो गरीब और मिडिल क्लास आदमी है उसकी जेब से पैसा निकल कर जा रहा है अमीर कॉर्पोरेट के हाथों में, क्योंकि इनकम टैक्स देने वाले लोग भी बढ़ गए हैं और डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको भी कम कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली पैसा कौन बचा रहा है? जो बड़े लोग हैं वो लोग बचा रहे हैं। और इसी की वजह से जो हमारी कंट्री का रेवेन्यू डेफिसिट है वो 4.3% से बढ़कर 6.6% पर पहुंच गया है, जिसके कारण जो हमारा सेंट्रल डेब्ट है जो कि यूपीआई गवर्नमेंट के दौरान हमारी जीडीपी का 52% था वो आज की डेट में हमारी जीडीपी का 58% बन गया है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सच ये है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी आम जनता को झूठ बोलती है, क्योंकि दोनों पार्टी ऐसी फैक्ट्स और फिगर को सामने रखती है जो कि आधे अधूरे इनकम्प्लीट है और इसके बेस को कंसीडर नहीं किया जाता है। क्योंकि जो बेस एक्चुअली में बीजेपी गवर्नमेंट को मिला वो बेस कांग्रेस गवर्नमेंट के पास नहीं था जब वो लोग पावर में आए थे डेवलपमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर एक्चुअली में देखा जाए तो दोनों में से कोई पार्टी सही नहीं है और कोई पार्टी गलत नहीं है।